धसका की धुन में गुम प्रिजाइडिंग ऑफिसर सामने आए हैं, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन में रिपोर्ट भी जमा करवाई गई है। क्लास साहब, आपको क्या लग रहा है, जिस तरह से इस रिपोर्ट में रिटर्निंग ऑफिसर ने इल्ज़ाम लगाया कि जो प्रिजाइडिंग अफसरान थे वो उनकी वजह से धांधली हुई है। वजीर आजम ने भी कहा है कि जो 20 पोलिंग स्टेशन अफसर का इल्जाम नहीं होता, वो उसका फैसला ओवरऑल होता है। ठीक है, ओके। तो वजीर आजम ने भी कहा कि जो 20 पोलिंग स्टेशन उन पर दोबारा रीपोलिंग होनी चाहिए। आपको क्या लग रहा है, पूरे हल्के में दोबारा से इलेक्शंस होने चाहिए या सिर्फ उन 20 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा रीपोलिंग होनी चाहिए? ये मैं भी पढ़ रहा था शो से पहले, जो उनका रिटर्निंग ऑफिसर साहब का है, उनका जो उन्होंने इनको भेजा है इसको सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को, इट्स ए डॉक्यूमेंट ऑफ शेम। ज़रा आप इसको पढ़े ना पूरा, इसको बैठ के, कि वो ये कहते हैं कि जब हमने इनको बुलाया, ये जो प्रेसिडेंट ऑफिसर थे इनके आए, तो इसके बाद ये सारे डरे हुए थे, खौफजदा थे। ये जहन में रखें कि जिनको बुलाया गया, जहाँ जिन जिन हलकों में किया गया है, और उन्होंने कहा रटे रटाए उनको जवाब दिए गए थे। पहले तो फोन ही नहीं उठाए किसी ने, और उसके बाद जी हमारी बैटरियां उठी, सबके एक ही जवाब था। उन्होंने कहा जनाब जितने से भी, हालांकि दोनों को अगर देखा जाए तो 13 बंदों का एक ही जवाब था। 13 की फोन नहीं मिल रहा था, 13 की एक ही वक्त में बैटरियां उड़ गई थी, 13 आउट ऑफ रीच थे। और इनके 13 के 13 ने व्हाट्सएप भी नहीं किए थे, और 13 के 13 10:30 बजे अपने पोलिंग स्टेशनों से निकले हैं, सुबह 4 बजे इकट्ठे, सुबह 4 बजे तक वो पहुंचे हैं वहां पे। सो उसमें जो अहम चीज थी, अब ये अच्छा खासा आपको पता है, ये जो होते हैं रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं, ये जजेस, ये सबान होते हैं, खासा इनका क्लाउड होता है। उन्होंने बैठ के पूरी इन्वेस्टिगेशन की है, पूरा बताया है कि कैसे वो खौफजदा थे, उनसे बात नहीं हो रही थी, डरे हुए थे। ये 21 तारीख का डॉक्यूमेंट है जो उन्होंने भेजा है। अब सवाल ये है कि इनको किन ने डराया है, कौन लोग इनको डराने वाले थे, कौन लोग इनको उठा के ले गए, कौन लोग थे जो इनसे उन्होंने बैठ के चीज़ें ठीक करें, और उसमें कहा है कि टेम्परिंग की गई है। इसके बाद मुझे नहीं समझ आती कि इस मुल्क का ये जो इतने अरबों रुपए हमने देते हैं, इतने हमने इंस्टीट्यूशंस बनाए हुए हैं, इतने सारे इलेक्शंस हो गए, सब कुछ हो गए, ये तो 4 बंदे हैं। वो कहते, बाद लोग कहते हैं स्पेशल ब्रांच के लोग थे, कि वही थे, उठाए हैं बंदे, लेके उठा गए। जो भी हैं कम से कम खलाई मखलूक नहीं है, इस बात का तो यादा जो है वो खुद जो है सनाउल्लाह साहब ने, राना सनाउल्लाह ने, और नून लीग ने, और मरियम बीबी ने कह दिया है कि एस्टेब्लिशमेंट इनसे पीछे हट गई, उनका हाथ नहीं है। सर एस्टेब्लिशमेंट ये काम ना करती ना, एस्टेब्लिशमेंट तो तजर्बाकार हो चुके हैं माशाल्लाह। मैंने रात भी कहा था, वो तो बहुत तजर्बाकार है कि अगर आगे पीछे 19-20 करना है, कोई 16-18 हमने करना, उनके पास बहुत सारे और तरीके हैं, वो इन तरीकों से करते नहीं है। अगर ये देखा जाए कि बंदे उठा लो, ले जाओ, फिर उनको रात को गायब कर दो, वो टेक्निकल तरीके बड़े ईजाद हो गए जिनके जरिए वो कर सकते हैं। और दूसरा, एस्टेब्लिशमेंट अपने आप को एक सीट के लिए ख़राब करने का उसकी ज़रूरत नहीं थी, एक सीट का मसला है। और एस्टेब्लिशमेंट को ये भी पता था कि ये सीट जो है ये पीटीआई नहीं जीत सकेगी, क्योंकि ये उनकी पुरानी सीट है और पिछले 20-25 सालों से वही जीतते हुए हैं। तो कैसे वहाँ पे मल्ली साहब एंड कंपनी जीतेंगे? क्योंकि कहीं से मेरी भी कुछ लोगों से बातचीत हुई है जो उसी हल्के के लोग हैं, जो वहीं रहते हैं, वो भी ये कहते हैं कि भाई साहब आप कुछ भी कर लेते, सीट आप वहाँ से नहीं निकाल सकते थे। अब ये किसने इनके जहन में एक आइडिया डाला है? ये मेरा लास्ट टाइम 2002 में वो मल्ली साहब ने जीती थी, वो भी जना मुशर्रफ साहब का दौर था। मल्ली साहब ने भी गालिबन पसूर की सीट जीती थी, उधर जाके पल्ली साइड पे लड़ते थे वो। अच्छा, वो एक और कोटे में जीते थे वो, क्योंकि उनके भी कोई मिलिट्री बैकग्राउंड है, जो मुझे पता चला है कि वो भी है। तो उस बैकग्राउंड, उस कोटे में वो भी निकल आए थे, जीत गए थे। यहाँ पे उनको डिफेंस वगैरह की, मेरा मिनिस्टर ऑफ स्टेट वगैरह भी बनाया हुआ था जना मुशर्रफ साहब ने। वो कोई पुराना 2002 का इलेक्शन ऐसे ही हुआ था, सारी सिलेक्शन थी, वो आगे पीछे कर गए थे। सो सवाल ये है कि एस्टेब्लिशमेंट ने भी ये कहा कि भाई साहब हम अगर काम करें भी सही, कोई बड़ा काम करें ना, कोई बड़ा काम दें ना, हमारे जिम्मे दें। ये छोटा एक सीट पे मैनेज करके दें, मैनूवर करके दें, सो मैसअप हुआ है। सो इन्होंने निचले लेवल, इसका चीफ सेक्रेटरी का अवेलेबल ना होना, आईजी का अवेलेबल ना होना, सर इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की है? उस पर इमरान खान साहब अगर वो होलियर देन पोप की पोजीशन लेते हैं, फिर लोग कहते हैं बात करते हैं। जब आपका यहाँ पे इतना बड़ा प्रेस रिलीज जारी कर रहा है, इलेक्शन कमिश्नर जारी कर रहा है, और वो ये कह रहा है कि हम ढूंढते रहे हैं चीफ सेक्रेटरी और आपका आईजी हमें मिले नहीं है, आपने क्या कार्रवाई की है उनके खिलाफ? आपने कुछ नहीं कहा। इट मीन्स कि आप लोग कहीं ना कहीं पे ये मामलात आपके साथ तय हुए थे कि आपने लोगों को कुछ नहीं कहना। तो बहरहाल एक वही वाली बात कि एक जिनसे इलेक्शन सर नहीं हो सका, एक इलेक्शन एक सीट पे जिसको आके मुतनाज़ा एक उसको गैर मुतनाज़ा बनाया जाता। इमरान खान साहब को चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ, जवाद रफ़ीक के खिलाफ और आईजी के खिलाफ इसी एक प्रेस रिलीज पे इनको ओएसडी बनाना चाहिए था कि आपको यहाँ पूरी रात ये ढूंढते रहे। मान लिया आप जीत रहे थे, इलेक्शन कमिश्नर डायरेक्टली खुद भी इस वक्त भी कर सकते हैं, इस वक्त भी। अच्छा, वो खुद भी कर सकते हैं, वो डिमर्श कर सकते हैं, कम से कम इन राइटिंग उनके उसके ऊपर लिख के दे सकते हैं कि इनका बहुत ज्यादा वो किरदार रहा है और इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। मेरा ख्याल है लिखना चाहिए इनको सुल्तान सिकंदर राजा साहब को लेटर लिखना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर को लिखना चाहिए
इनको बकायदा एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को लिखना चाहिए कि जवाद रफीक इनकी फाइलों पे करके इनके खिलाफ कार्रवाई करें, और उनको आईजी यहाँ इनाम गनी के खिलाफ लिख के भेजना चाहिए कि जनाब कि ये कैसे हो सकता है। बल्कि ये तो ये अगर देखा जाए तो इमरान खान साहब की हुकूमत के खिलाफ इन्होंने साजिश की, इनके अपने लोगों ने। अगर ये जीत रहे थे और ये जीते हुए तो उम्मीदवार, तो ये 6-7 घंटे तक आईजी और वो अगर ये चीफ सेक्रेटरी थे वो कहाँ पे गायब रहे हैं। इनको सुल्तान सिकंदर राजा साहब को ऐसे छोड़ नहीं देना चाहिए। जवाद रफीक साहब को बिल्कुल पुअर परफॉर्मेंस की पंजाब में आपको नजर आ रहा है, जिस तरह की हुकूमत चल रही है, मतलब नजर ही कहीं पे नहीं आते सर जी। मतलब जवाद रफीक का नाम ही लोग नहीं जानते हो कि पंजाब में कोई चीफ सेक्रेटरी है या नहीं है। इन्हीं कामों के लिए रखा जाता है, नलायक लोग ढूंढते हैं आप, क्योंकि नलायक लोगों के जरिए बड़ा आसान हो जाता है मैनेज करना। आप पूछे ना उनसे इनाम गनी साहब से कि भाई साहब आप जो वहाँ पे लग गए जूनियर अफसर थे, आपको जो आईजी लगा दिया गया कोई तल्लुकात की बुनियाद पे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में आपके अपने लोग बैठे हुए, उन्होंने आपको आईजी लगा दिया है, आप कहाँ पे थे? आपने क्यों नहीं यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमीशनर साहब के फोन नहीं सुने? आपने क्यों कंट्रोवर्शियल किया सारे के सारे इसको प्रोसेस को? रात को 3 बजे मुलाकात हो रही है उनके आपस में। बाकी आमिर साहब से पूछना है जनाब, किनके खिलाफ क्या इस पे कार्रवाइयाँ हो सकती हैं या कोई आमिर साहब आपको क्या लग रहा है? आप डू डाई मैं इसमें ये जरूर करूंगा कि यहाँ पे इस मामले में सारे ही नंगे हैं। नून लीग का भी देखिए ना कि उन्होंने भी सियासत हो रही है ना, यहाँ कोई इखलाकी तो किसी जगह भी नहीं है। वो पीटीआई के क्योंकि उनके क्लेम बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए हम ज्यादा उनकी तनकीद करते हैं। नून लीग ने पहले कहा कि जनाब हो नहीं मरियम बीबी ने कि अब तो हमें सारे हल्के का री इलेक्शन चाहिए, हमें ये 20-23 हल्कों का नहीं चाहिए। उसके बाद जो कि कैंडिडेट हैं नौशीन बीबी, उन्होंने लिख के इन राइटिंग दे दिया कि जनाब हमें जो बाकी 323 पता नहीं हल्के जो हैं वहाँ से 4000 रुपये मैं जीत रही हूँ, वो आपने मान लिया है, तो आप सिर्फ बाकी 23 हल्कों का री इलेक्शन करवाएं। आज फिर नून लीग दोबारा चली गई है कि अर्शद मलिक साहब को मैं देख रहा हूँ, उन्होंने ट्वीट भी किया है, वो बोला लेटर उनका। तो आज गवर्नमेंट नून लीग दोबारा कह रही है कि नहीं हमें सारे हल्के का इलेक्शन चाहिए। तो वो उनकी भी वो सियासत चल रही है, उनके भी वो ऊपर नीचे वो चीज़ें हैं, मगर नहीं समझ आ रही। मेरा ख्याल है कि कानूनी तौर पे तो नौशीन बीबी कैंडिडेट का मैटर करता है कि उन्होंने जो लिख के दिया और जो प्रपोज किया है इलेक्शन कमीशन ने भी, उन्होंने भी गलबन 14 सीटों का 14 पोलिंग स्टेशन का उन्होंने कहा जी इसके अंदर ये ज़्यादा खराबी रही है, इधर का री इलेक्शन कराएं। पर फैसला आने वाला है। मगर मैं सेनेट के इलेक्शन से रिलेटेड एक बड़ी खबर आज की रहेगी, वो परवेज रशीद साहब के कागजात का जो है ना वो कैंसिल होना। उनके पास अभी उसको अपील में जा सकते हैं, उन्होंने कहा जी मैं नहीं जाऊंगा और वो हो गए। तो एक तो वहाँ उसका नतीजा ये होगा कि सैफुल मुलूक खोखर साहब जो कि मरीम बीबी बड़ी परेशान थी, उनके मकान गिराए गए, उन पे वो कब्जा गिरी और ये इल्ज़ाम थे उनके कि जी कब्जे की ज़मीनें हैं। सो कब्जा जो है ना ग्रुप जो है वो अब सेनेट में इनकी जगह पे आ जाएगा। बाकी परवेज रशीद साहब से मुझे उनकी समझ नहीं आई। मेरा ख्याल है उनको वकीलों ने समझाया था कि वो आप जीत नहीं सकेंगे, कि सिर्फ ये नहीं था कि उन्होंने पंजाब हाउस के इतने ज़्यादा देने हैं, और ये तमाम तरीके बेताशा PMLA का तरीका होता है। ये कोई मजाल है कि 2003 और 18 में इनकी गवर्नमेंट हो और इनके खिलाफ जाली ये बने हों कि जी पैसे देने हैं आपने, ज़्यादातर खर्चा उस ज़माने का है, 2013 और 18 के दरमियाने का है। पर इन पर एक और जो था जो कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वो ये है कि ये तकरीबन 19 करोड़ रुपया 20 करोड़ रुपए के करीब जो है तौला कासवी केस में जो लॉस था उसमें था कि 50% तौला कासवी ने देना था जो कि अभी रिकवर करना है, 20% जो कि 3-4 करोड़ रुपया बनता है वो इनके ज़ुम्मे हैं। तो वो ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे ये ऑर्डर है कि इनसे निकलवाया जाए, इनसे रिकवरी की जाए। तो वो बहरहाल वकीलों ने बताया कि जनाब वो आपने इसका जिक्र भी नहीं किया। एक तो आपके ऊपर ये वाला भी केस है और दूसरा ये भी बन सकता है कि आपकी जब सुप्रीम कोर्ट कह दे रिकवरी है तो आप उस पर भी नाइदा बन जाते हैं। तो वैसे अच्छे आदमी है सेनेटर परवेज रशीद साहब, पर एक 2-4 बंदे हैं वो ज़रा ज़्यादा ओवर एक्टिंग कर जाते हैं अपनी गुर्बत की। एक जिस तरह मौलाना फजल रहमान है, वो अब अरबे खरबे बड़े घरों में, अब तो वो भी अब देखें ना इतने बड़े फार्म हाउस में करती हैं, गाड़ियां आगे पीछे जा रही होती हैं, उनके गोशवारे पड़े तो गुर्बत। उनका मुकाबला होता है परवेज रशीद साहब थी, इनके भी जी लाइबिलिटी ज़्यादा होती है और अपनी बड़ी सुर्खी लगती है कि बेचारे एक छोटी सी कुटिया और बैंकों के कर्जे और एक ऑल्टो के साथ जो है ना इस टाइप के इनके बड़े गरीबाना किस्म के होते हैं। तो वो इतनी गरीबाना सिचुएशन नहीं है क्योंकि PTV को हम फॉलो करते रहे हैं। वो जो इनके साथ कढ़ाइयाँ खा के उस ज़माने में आते थे रोज़ की, वो हमारे दोस्त की ही कढ़ाई जाती थी और जो लेके आते थे जब खा के आते थे वो आके बताते थे कि यार आज कढ़ाई बड़ी मज़ेदार थी। सो ये कढ़ाइयाँ खाई हुई हैं जो कि ये निकल रही हैं। सो ये थोड़ी सी ओवर एक्टिंग हो जाती है।